कल हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे द साइंस ऑफ साइकोलॉजी, और उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी डिस्कस की थी। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है इश्यूज इन साइकोलॉजी। और इश्यूज इन साइकोलॉजी में आपको पहले यहाँ पे एक बुक का नाम दिया हुआ है, इवन द रैट वॉज वाइट। ये जो बुक थी डॉक्टर रॉबर्ट वी गथरी इन 1976 में लिखी थी। ये यहाँ पे इन्होंने ये बुक जो लिखी थी इसमें एक्चुअली ये डिस्कस किया था जो हिस्ट्री थी अफ्रीकन और अमेरिकन की, कि साइकोलॉजी की फील्ड में जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, मतलब जो अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकन लोग थे, उनके बारे में इस बुक में डिस्कस किया हुआ है। तो इवन द रैट वॉज वाइट, आपको यहाँ पे जो ये मीनिंग ऑफ द बुक नाम से समझ आ रहा है कि वो ये बताना चाह रहे थे कि वहां पे वो वाइट्स के बीच में जो रह रहे थे वो अफ्रीकन्स अपने आप को ब्लैक्स मतलब बोलते थे। तो ये वाइट का मतलब वो वहां के अमेरिकन्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद इट इज अ बुक एवरी साइकोलॉजिस्ट एंड वुड बी साइकोलॉजिस्ट, इसमें लिखा हुआ है कि ये जो बुक है इवन द रैट वॉज वाइट एक ऐसी बुक है जिसको हर साइकोलॉजिस्ट को पढ़ना चाहिए, जो ऑलरेडी साइकोलॉजिस्ट है या जो वुड बी साइकोलॉजिस्ट है या जो बनना चाहते हैं या बनने वाले हैं साइकोलॉजिस्ट, उनके लिए बुक पढ़नी बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर गथरी जो कि कैंसर से 2005 में जिनकी डेथ हो गई थी, उन्होंने इस बुक में इम्पोर्टेंट अफ्रीकन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट के नाम भी दिए हैं जो कि जनरली लोगों को नहीं पता है। हमें ज़्यादातर जितने भी साइकोलॉजिस्ट के नाम पता है वो अमेरिकन है, वेस्टर्न, लेकिन उसमें अफ्रीकन साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके बहुत ज़्यादा नाम निगलेक्टेड हैं अभी तक। तो इस बुक में उन्होंने वो भी नाम दिए हैं जो कि पता होने चाहिए, जिनकी कंट्रीब्यूशन साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा है। अब इसमें काफ़ी सारे नाम हैं जिसमें से मैं आपको इम्पोर्टेंट वाले बता देती हूँ। एक है डॉक्टर चार्ल्स हेनरी थॉमसन। इनका नाम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये पहले अफ्रीकन अमेरिकन थे। अफ्रीकन अमेरिकन मतलब अमेरिका में रहने वाले पहले अफ्रीकन थे जिन्होंने डॉक्टरेट करी थी एजुकेशनल साइकोलॉजी में। एजुकेशनल साइकोलॉजी में इन्होंने डॉक्टरेट करी थी। डॉक्टरेट मतलब पीएचडी। उसके बाद जो नाम इम्पोर्टेंट है वो नाम ये वाला है, डॉक्टर आइनेस बेवर्ली प्रॉसर का। डॉक्टर आइनेस बेवर्ली प्रॉसर ये नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे पहले अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, ये पहली अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी जिन्होंने ये डिग्री ली थी पीएचडी। ऊपर जो हमने अभी नाम देखा वो एक मेल है, डॉक्टर चार्ल्स हेनरी थॉमसन एक मेल है, और जो यहाँ पे जो नाम हम देख रहे हैं डॉक्टर आइनेस बेवर्ली प्रॉसर, ये एक फीमेल है, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है जिन्होंने ये पीएचडी डिग्री ली थी। तो ये नाम इम्पोर्टेंट हो गया, दो नाम इम्पोर्टेंट हो गए इसमें। और उसके बाद और जो एक इम्पोर्टेंट नाम है इसमें वो ये है, वैसे तो ये सारे नाम ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम किसी चीज में जो चीज बनते हैं, जैसे पहली बार किसी ने डिग्री ली है या पहली बार कुछ किया है, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब तीसरा नाम जो इसमें इम्पोर्टेंट दिख रहा है मुझे वो ये लग रहा है डॉक्टर रूथ हॉवर्ड का, क्योंकि ये भी इसमें लिखा हुआ है एक तरीके से फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है जिन्होंने पीएचडी इन साइकोलॉजी करी थी, नॉट एजुकेशनल साइकोलॉजी। इन्होंने जनरल साइकोलॉजी में पीएचडी की थी, एजुकेशनल साइकोलॉजी में नहीं। तो ये 2-3 नाम आपके इम्पोर्टेंट हो गए जो कि फर्स्ट जिनके आगे लिखा हुआ है। बाकी भी आप एक बार देख तो सकते हैं। ये नाम डॉक्टर एल्बर्ट सिडनी बेकम है जिन्होंने साइकोलॉजी में पीएचडी की थी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद डॉक्टर रॉबर्ट प्रेंटिस डैनियल है, इन्होंने भी पीएचडी एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसमें ज़्यादातर देख रहे हो आप एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ही हैं सारे, तो इसलिए जिन्होंने पहली बार करी है उनका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डॉक्टर चार्ल्स हेनरी थॉमसन पहली बार जिन्होंने करी, फिर जो फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी आइनेस बेवर्ली प्रॉसर, और उसके बाद ये है डॉक्टर रूथ हॉवर्ड।
उसके बाद आगे चलते हैं। अब आपकी इसमें आती है जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। आपका जो अगला टॉपिक आ रहा है वो है जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी हमने 11th-12th में डिस्कस करी हुई है, और इसका मीनिंग, जर्नल मीनिंग हम सबको पता है। जब हम पूरे एज अ होल किसी चीज की बात करते हैं, कोई भी चीज जब हम उसको टुकड़ों में नहीं देखते, इंस्टेड ऑफ दैट उसको हम एज अ होल देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने डायग्राम में दिखाया है कि ये एक सर्कल है, लेकिन अगर हम इसे टुकड़ों में देखेंगे तो वो हमें ऐसा दिखेगा, और अगर हम एज अ होल देखेंगे तो वो हमें ऐसा दिखेगा। तो जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी इसकी बात करती है कि हमें चीजों को एज अ होल, मतलब पूरा एक साथ देखना चाहिए, ना कि टुकड़ों में। तो back in Germany, other psychologists were attacking the concepts of psychology. तो वहां पे मैक्स वर्दाइमर थे। मैक्स वर्दाइमर, इनका नाम बोलते कैसे यहाँ पे बताया इन्होंने, वर्दाइमर। तो उन्होंने क्या कहा था, जेम्स विलियम की तरह स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच को वो करा था, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था। जैसे जेम्स विलियम जो थे वो फंक्शनलिस्ट थे, उनको स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच इतनी पसंद नहीं आई थी। वैसे ही ये जर्मनी में मैक्स वर्दाइमर थे, इन्होंने भी यही बोला था कि स्ट्रक्चरलिस्ट जो अप्रोच है वो ठीक नहीं है। तो इन्होंने अपनी खुद की जो अप्रोच एक निकाली थी, वो इन्होंने नाम दिया था जेस्टॉल्ट उसका। तो ये कहते थे कि जो चीजें हैं, जैसे हम परसीविंग की बात करते हैं या सेंसिंग की बात करते हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, उनको हम स्मॉलर एलिमेंट में नहीं ब्रेक कर सकते। उनको हम, अगर हमें उन्हें सेंस करना है या हमने थॉट्स को अपने सेंस करना, तो हमें उसको एज अ होल देखना पड़ेगा, कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने यहाँ देके समझाया है, जैसे आप एक सीडी ले लो, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है ना सीडी, उसको जब आप बट you can take a compact disc player apart, but then you no longer have a CD player। मतलब अगर आपके पास सपोज एक CD प्लेयर है, अगर आप उसके टुकड़े टुकड़े करके उसके पार्ट्स अलग कर दो, तो वो आपके लिए किसी मतलब का यूजलेस हो जाएगा, आपके लिए किसी यूज का नहीं रहेगा। तो हमें किसी चीज को यूज करने के लिए उसको एज अ होल ही लेना पड़ता है, एक साथ ही लेना पड़ता है। तो वही जेस्टॉल्ट की साइकोलॉजी है कि हमें हर चीज को टुकड़ों में नहीं, उसको एक साथ जोड़ के देखना पड़ता है, तभी वो हमारे काम की रहती है। जैसे गानों की भी बात करें तो वो इंडिविजुअल नोट्स को मिलके एक मेलोडी बनती है। अगर हम खाली अकेले नोट्स को सुनेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा हमारे लिए। तो जेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इनके अकॉर्डिंग जो द होल है, होल मतलब एक पूरी चीज, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके पार्ट से ज्यादा। तो ये आपका यहाँ पे डायग्राम से दिखाया हुआ है कि जेस्टॉल्ट परसेप्शन में कैसे देखते हैं हम चीजों को, एज अ होल देखते हैं। उसके बाद व्हाट वर द बेसिक आइडियाज what were the basic ideas and who were the important people behind the early approaches known as Gestalt। मतलब उसका बेसिक आइडिया क्या था जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का, और उसके पीछे कौन लोग थे। तो वर्दाइमर अभी हमने एक नाम पढ़ा वो था, और जेस्टॉल्ट में जो जेस्टॉल्ट वर्ड है इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये जर्मनी से है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये वर्दाइमर जर्मनी के हैं। तो जर्मन में इस वर्ड का मीनिंग है ऑर्गेनाइज्ड होल। ऑर्गेनाइज्ड होल मीन्स एक पूरा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, एक पूरी चीज, ऑर्गेनाइज्ड होल या फिर कॉन्फ़िगरेशन। तो इस जेस्टॉल्ट वर्ड का मीनिंग है ऑर्गेनाइज्ड होल। तो जिसमें हम पूरा पैटर्न एक साथ लेके पढ़ते हैं, ना कि उसको पीसेस में। तो जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी यही कहती है। जेस्टॉल्ट आइडियाज आर अ पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। आजकल जो हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी जिसे बोलते हैं, मतलब कॉग्निटिव मतलब हमारे माइंड से रिलेटेड जो प्रोसेसेस होते हैं, जैसे थिंकिंग, लर्निंग, इन सब से रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं, उनकी जो साइकोलॉजी है उसमें हम जेस्टॉल्ट के प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। जैसे लर्निंग हो गई, मेमोरी हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ये सारा कॉग्निटिव में आता है, और ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जेस्टॉल्ट के प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं। तो जेस्टॉल्ट के बाद हम आगे चलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है साइकोलॉजी की फील्ड में, सिगमंड फ्रॉइड पे। सिगमंड फ्रॉइड और उनकी थ्योरी का नाम हम सबको पता है, साइको एनालिसिस है। तो
इट शुड बी क्लियर बाय नाउ दैट साइकोलॉजी डिडंट स्टार्ट इन वन प्लेस। मतलब ये कह रहे हैं कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि साइकोलॉजी एक जगह पे नहीं स्टार्ट हुई थी, अमेरिका में भी स्टार्ट हुई थी, जर्मनी में भी इसके बारे में बात हो रही थी, अलग अलग जगह पे इसके बारे में बात चल रही थी, सबके अपने अपने व्यूज थे, अपनी अपनी डेफिनेशन थी साइकोलॉजी को लेके। तो अब जब साइकोलॉजी की बात होती है तो फ्रॉइड का नाम जरूर आता है। तो अब इसमें ये आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट अबाउट फ्रॉइड, एवरीबडी टॉक्स अबाउट हिम व्हेन दे टॉक अबाउट साइकोलॉजी। जब भी कोई साइकोलॉजी की बात करता है तो सब फ्रॉइड के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, तो वो एक फिजिशियन थे ऑस्ट्रिया के। अब हम ऑस्ट्रिया में आ गए हैं। तो ऑस्ट्रिया के फिजिशियन थे जो अगेन स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच को बिल्कुल नहीं मानते थे। मतलब वो आर्ग्यू करते थे कि स्ट्रक्चरिस्ट अप्रोच जो है वो ठीक नहीं है, और फंक्शनलिस्ट वर स्पेशलाइजिंग एंड जेस्टॉल्टिस्ट वर लुकिंग एट द बिग पिक्चर। साथ साथ फंक्शनलिस्ट भी अपना काम कर रहे थे और जेस्टॉल्टिस्ट भी थे जो डेस्टॉल्ट व्यू दे रहे थे। तो फ्रॉइड ये सारी चीजें जो है पढ़ते थे, सुनते थे कि साइकोलॉजी के बारे में जो जो बोला जा रहा है। और बेसिकली फ्रॉइड जो थे वो न्यूरोलॉजिस्ट थे। तो न्यूरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम से होने वाले डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं। तो ये दोनों चीजें उनके इसकी जो नॉलेज थी उनको नर्वस सिस्टम की या न्यूरोलॉजी की, ये उनकी साइकोलॉजी में उससे रिलेटेड ही बात करते हैं आगे भी। तो फ्रॉइड्स पेशेंट सफर्ड फ्रॉम नर्वस डिसऑर्डर फॉर विच ही एंड अदर डॉक्टर्स कुड फाइंड नो फिजिकल कॉज। फ्रॉइड के पास जो पेशेंट्स आते थे वो उनको नर्वस डिसऑर्डर्स होते थे। अब नर्वस डिसऑर्डर्स तो नर्व सिस्टम से होते हैं, तो उसका उनको कोई फिजिकल कॉज नहीं मिला। तो therefore it was thought that the cause must be in the mind। तो फाइनली उन्होंने यही सोचा कि जो कॉज है वो माइंड में ही होगा। फिजिकली तो वो ढूंढ नहीं पा रहे थे कि जो डिसऑर्डर्स थे उनको फिजिकली तो बॉडी में कोई चीज ऐसी नहीं मिली कि जिस वजह से उनको लग रहा हो कि डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो उन्होंने यही सोचा कि ये माइंड में ही हो रहे होंगे। तो फ्रॉइड ने एक्सप्लोर करना शुरू किया। तब उन्होंने जो अपनी जो थ्योरी थी और जो सबसे ज्यादा कॉमन जो वर्ड है आज के टाइम पे जो फ्रॉइड से आता है याद, अनकॉन्शियस माइंड। उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करनी शुरू की कि हम लोग अपने माइंड में बहुत सारी चीजें दबा के रखते हैं, जो दबाने की वजह से, रिप्रेस वर्ड यहाँ जो लिखा है मतलब दबा के रखना। तो वो जो हम बहुत सारी अपने अर्जीज और डिजायर्स हैं, अर्जीज मतलब जो हमारे वांट्स हैं या डिजायर्स हैं, उनको हम दबा के रखते हैं। उनकी वजह से हमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे हमें नर्वस डिसऑर्डर्स होते हैं। और फ्रॉइड ये भी मानते थे, ये भी हम सबको पता है कि अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पे वो बहुत ज्यादा फोकस करते थे कि जो हमारे फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ है, उनका ये कहना था कि जो हमारे फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ है उसमें जैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है उस तरीके से हमको आगे प्रॉब्लम्स होती हैं या नहीं होती हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड पे उनका बहुत ज्यादा फोकस होता था फ्रॉइड का। फ्रॉइड के कुछ फॉलोअर्स भी थे, इनके नाम भी बहुत फेमस हैं, ये आपको पता होने चाहिए, जैसे एल्फ्रेड एडलर, कार्ल यूंग और उनकी अपनी बेटी एना फ्रॉइड। ठीक है, तो ये 3 नाम आपको पता होने चाहिए, एल्फ्रेड एडलर, कार्ल यूंग और एना फ्रॉइड। ये उनके ही फॉलोअर थे। और एना फ्रॉइड ने ईगो वर्ड जो है उसके बारे में बात की थी, जो बाद में एरिक एरिक्सन भी उसके बारे में बात करते हैं, जो कि हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे अभी चैप्टर 8 में जाके। तो हम फ्रॉइड के ऊपर बात कर रहे थे। तो यहाँ पे ये बताया है कि फ्रॉइड से काफी सारे लोग, इस पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि फ्रॉइड से काफी सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए थे। कुछ लोग उनके साथ थे, कुछ लोग उनके अगेंस्ट थे, लेकिन उनकी जो फ्रॉइड की जितनी भी चीजें थी वो कहीं ना कहीं उनसे इन्फ्लुएंस होके बाकियों ने भी अपनी थ्योरी इन्हीं की बातों पे बेस्ड बनाई थी, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन एक ये वाली है, सिगमंड फ्रॉइड वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डील विद पीपल सफरिंग फ्रॉम वेरियस मेंटल डिसऑर्डर्स। सिगमंड फ्रॉइड पहले ऐसे पर्सन थे या साइकोलॉजिस्ट कह लो, उस टाइम तो खैर वो न्यूरोलॉजिस्ट थे, जो उन लोगों से डील करते थे जो मेंटल डिसऑर्डर्स से सफर करते थे। और ये उसका जो रीजन था वो उसको देते थे अपने अंदर के अनकॉन्शियस डिजायर्स को और अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को। इन्होंने एक साइको एनालिसिस जो वो दिया था, साइकोथेरेपी दी थी उसको क्योर करने के लिए, ये टेक्निक दी थी साइकोथेरेपी, जिसमें
आपको नॉर्मली जैसे आप देखते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट सामने बैठा होता है और उसके सामने सोफे पे जो पेशेंट होता है वो लेटा होता है, वो अपने बारे में आंखें बंद करके बात कर रहा होता है। तो वही जो प्रोसेस है, वही प्रोसीजर है जो अपने पेशेंट से बातचीत करने का, उसको साइकोथेरेपी कहते हैं, जो फ्रॉइड ने ही शुरुआत की थी जिसकी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है पैवलोव, वॉटसन एंड द डॉन ऑफ बिहेवियरिज्म। तो हम लोग अब स्ट्रक्चरिज्म पे आए थे, उसके बाद फंक्शनलिज्म पे आए, उसके बाद जेस्टॉल्ट पे आए, फिर फ्रॉइड पे आए, मतलब साइको एनालिसिस पे। और साइको एनालिसिस के बाद अब जो हम आए हैं ये आ गए हैं बिहेवियरिज्म पे। बिहेवियरिज्म में सबसे पहला वर्ड नाम जो आपको याद आना चाहिए वो आना चाहिए यान पैवलोव का। यान पैवलोव जो थे, उनका जो वो था एक्सपेरिमेंट डॉग्स वाला, जिसमें वो डॉग्स को बेल बजाते हैं तो डॉग्स के मुंह में सलाइवा आता है, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, कंडीशनिंग वाला जो है। तो ये बिहेवियरिज्म के अंदर ही आता है। तो ये कहाँ के हैं पैवलोव? ये रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। अब हम रशिया में आ गए हैं, मतलब आप ये देख रहे हैं कि साइकोलॉजी जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी और अलग अलग व्यू पॉइंट सबके थे। तो रशिया में जो थे पैवलोव थे, और ये अपने पैवलोव हु शोड दैट अ रिफ्लेक्स मतलब एक इनवॉलेंट्री रिएक्शन जो अपने आप ही हो जाता है, could be caused to occur in response to a formally unrelated stimulus। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे जनरली हमें रिफ्लेक्स तब होता है जब कोई हम स्टिमुलस देखते हैं, जैसे उनके डॉग्स जो हैं वो उनके मुंह में सलाइवा आता था खाना देख के, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम उस रिस्पॉन्स को थोड़ा सा चेंज करके उसको तब भी ला सकते हैं जब हम कोई ऐसा स्टिमुलस दिखाएं जो उससे का कोई रिलेशन ना हो। जैसे बाद में उन्होंने बेल बजाई तो भी सलाइवा आता था डॉग्स के मुंह में, तो उन्होंने यही दिखाया कि जो रिफ्लेक्स है ना, उसको हम ऐसी चीजों से भी रिलेट कराया जा सकता है कंडीशनिंग करा के, जिससे उनका कोई रिलेशन ना भी हो। तो सलाइवा का बेल से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने डॉग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके कंडीशनिंग करी तो बेल बजाने से भी डॉग्स को सलाइवा आ रहा था मुंह में। तो while working with dogs, Pavlov observed that salivation reflex, जो मुंह में सलाइवा आना है ये एक रिफ्लेक्स है। खाना देख के डॉग्स के मुंह में जो सलाइवा आना है ये एक रिफ्लेक्स है। तो ये एक्चुअली तो फूड को देख के ऑटोमेटिकली आता ही है, लेकिन अगर हम उसकी कंडीशनिंग कर दें तो वो फूड के अलावा साउंड ऑफ टिकिंग अ मीट्रोनॉम एक तरीके से आप सोच लो एक बेल का नाम है, जो घंटी वो बजाते थे तो उसको मीट्रोनॉम है। तो वो खाने के अलावा वो बेल बजाने पर भी सलाइवा आता था। तो ये ऐसे हम रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स आने का तरीका चेंज कर सकते हैं, कंडीशनिंग कर सकते हैं। तो आफ्टर सेवरल रिपीटिशन द डॉग वुड सेलिवेट टू द साउंड ऑफ मीट्रोनॉम बिफोर द फूड वॉज प्रेजेंटेड। तो उन्होंने ये लर्निंग करी थी या ये कंडीशनिंग करी थी कि डॉग्स जो है वो फूड के आने से पहले ही सेलिब्रेट करने लग गए थे बेल की आवाज सुन के, और इस लर्निंग को उन्होंने कंडीशनिंग नाम दी थी। और ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है और हम सब ने 11th और 12th के क्लासेस में ये पढ़ा भी हुआ है लर्निंग वाले चैप्टर में। उसके बाद वॉटसन की भी यहाँ बात हो रही है क्योंकि वो भी एक बिहेवियरिस्ट है। बिहेवियरिस्ट क्या होते हैं? बिहेवियरिस्ट बिहेवियर पे ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे स्ट्रक्चरलिस्ट माइंड के स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करते हैं। फंक्शनलिस्ट कौन होते हैं? जो फंक्शन कैसे फंक्शन करता है माइंड उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। साइको एनालिसिस वाले जैसे फ्रॉइड थे वो किस पे फोकस करते थे कि पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या हैं और हमारे माइंड में जो हमारे दबे हुए जो डिजायर्स हैं हमारे माइंड में उस पे ज्यादा फोकस था। और बिहेवियर जो बिहेवियरिज्म वाले लोग हैं ये बिहेवियर पे ज्यादा फोकस करते थे। तो वॉटसन भी उनमें से एक थे। तो वॉटसन वांटेड टू ब्रिंग साइकोलॉजी बैक टू अ फोकस ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी and he felt that the only way to do was to ignore the whole consciousness issue। ये वो बोलते हैं वॉटसन कि जो फ्रॉइड कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस, उसको हटाओ, उसको छोड़ के बिहेवियर को ऑब्जर्व करो जो सामने नजर आ रहा है। मतलब ये कह रहे थे कि जो चीज हमें दिख नहीं सकती उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो उस पर फोकस ना करके उस पर फोकस करो जिसे हम देख सकते हैं। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर मतलब जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि बिहेवियर होता है किसी का।
तो अब ये यहाँ पे एक नया बिहेवियरिज्म जो है, नया व्यू पॉइंट शुरू हो गया था। उसके बाद वॉटसन वॉज सर्टेनली अवेयर ऑफ फ्रॉइड्स वर्क। वॉटसन ये जानते थे कि जो फ्रॉइड है वो अनकॉन्शियस रिप्रेशन के बारे में बात करते हैं, कि हमारे माइंड में जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें जो हमने रिप्रेस करके रखे हुए अपने फीलिंग्स और मोटिव्स, ये उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन ये वॉटसन ये बोलते थे कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा बिहेवियर कैसा है, हम उसको ऑब्जर्व करें। तो फ्रॉइड had stated that a phobia is an irrational fear and is really a symptom of underlying repressed conflict and cannot be cured. अब ये लाइन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये जो लाइन फ्रॉइड ने बोली थी इसको वॉटसन ने अपने तरीके से प्रूफ करके दिखाया था। फ्रॉइड ये कहते थे कि फोबिया क्या होता है, किसी चीज का डर होता है। तो ये फ्रॉइड ये कहते थे कि ये जो है ना इररेशनल फियर होता है। इररेशनल मतलब इलॉजिकल, जिसके पीछे कोई रीजन नहीं है। और ये जो फियर होता है किसी चीज का, ये वही हमारे पुराने जो एक्सपीरियंसेस हैं या हमारे पुराने दबे हुए कॉन्फ्लिक्ट है हमारे माइंड में, उसकी वजह से होते हैं। और फ्रॉइड का ये कहना था कि ये जो फोबिया है ये क्योर नहीं हो सकता, सालों लग जाते हैं साइको एनालिसिस की टेक्निक करके इसको क्योर करने में। तो ये फ्रॉइड का कहना था कि मतलब फोबिया बहुत इररेशनल फियर होता है और इसको क्योर करना आसान नहीं होता और बहुत साल लग जाते हैं। साइको एनालिसिस की टेक्निक्स यूज करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। अब इस चीज को रॉन्ग प्रूफ करा था वॉटसन ने कि ये जो फोबिया है ये इररेशनल फियर ऐसे नहीं हो जाता। ये फ्रॉइड यहाँ पे जो बोला था इसका उल्टा वॉटसन यहाँ कहते हैं कि वॉटसन बिलीव दैट फोबियाज आर लर्न थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग। वॉटसन यहाँ कुछ और कहते हैं। वॉटसन कहते हैं कि जो फोबिया है ये कंडीशनिंग से होते हैं, मतलब हम किसी को सिखा भी सकते हैं और किसी का फोबिया कंडीशनिंग से हटा भी सकते हैं। हम किसी को डरना सिखा भी सकते हैं और हम उसको ना डरना भी सिखा सकते हैं, उसका डर हटा भी सकते हैं कंडीशनिंग के प्रोसेस से। तो इसको उन्होंने प्रूफ करा था वॉटसन ने। तो इन्होंने क्या किया था, इनका एक एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है लिटिल एल्बर्ट करके। लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट है, ये नाम आपको याद रखना है। तो इन्होंने क्या किया था, एक बेबी था लिटिल एल्बर्ट, एक बेबी का नाम है, बच्चे का नाम है। उन्होंने उसको रैट से डरना सिखाया था। वो नहीं डरता था पहले रैट से, लेकिन जानबूझ के उसको फोबिया क्रिएट किया, ये दिखाने के लिए कि फोबिया क्रिएट किया जा सकता है, ना कि ये कोई दबा हुआ फियर होता है। तो जब भी वो रैट उसके सामने आता था वो जोर से आवाज करते थे और उस आवाज की वजह से वो जो बच्चा था वो डर जाता था। तो वो सोचता था कि वो रैट की वजह से आवाज आ रही है, उस चूहे की वजह से आ रही है। तो जितनी बार वो चूहे को देखता था जोर से आवाज आती थी और वो रोने लग जाता था। तो उसमें उसके मन में ये डर बैठ गया कि ये जो चूहा है ये आएगा, ये बहुत जोर से आवाज करेगा। तो उसके मन में उस चूहे से डर बैठ गया। Even though little Herbert was not afraid of the rat at the start, the experiment worked well in fact, and he later appeared to be afraid of other fuzzy things. पहले लिटिल अल्बर्ट जो बेबी था लिटिल अल्बर्ट, उसको रैट से डर नहीं लगता था, लेकिन जब उसकी कंडीशनिंग करी और उसको रैट से डर लगना शुरू हो गया तो बाद में ये देखा गया कि अगर वो कोई और भी ऐसी चीज देखता था, फजी थिंग्स मतलब ऐसे बालों वाली चीज देखता था, जैसे रैबिट हो गया, डॉग हो गया, तो वो उनसे भी डरने लग जाता, क्योंकि उसको वो आवाज जोर से याद आ जाती थी इनको देख के। तो यहाँ पे इन्होंने क्या प्रूव करा वॉटसन ने कि फोबिया जो है वो क्रिएट किया जा सकता है, ये ऑलरेडी रिप्रेस्ड कॉन्फ्लिक्ट से नहीं होता, ये फोबिया कंडीशनिंग से भी हो सकता है। तो वॉटसन मतलब बेसिकली ये प्रूफ करना चाहते थे कि ये बिहेवियर बेस्ड है, ये जो फोबिया है ये भी बिहेवियर की वजह से है, और ये जो बिहेवियर होता है ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की वजह से होता है, इन दोनों का रिलेशनशिप होता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स मतलब स्टिमुलस क्या हुआ, जैसे जोर से आवाज करी और उसके बाद वो बच्चा रोने लग गया, तो स्टिमुलस थी वो आवाज और रिस्पॉन्स था उसका रोना। तो ये बिहेवियर जो होता है ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का रिलेशनशिप होता है। बिहेवियर इज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। तो ये पैवलॉव भी यही चीज बोलते थे और वॉटसन ने इस चीज को प्रूफ करके दिखा दिया। फिर भी फ्रॉइड का जो वो था अनकॉन्शियस मोटिवेशन वाला पॉइंट है, वो अभी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर था। जैसे कि आज के टाइम पे भी आपको पता है कि फ्रॉइड को अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, चाहे उसकी कुछ चीजें गलत भी हैं, पर फिर भी फ्रॉइड के बिना साइकोलॉजी पूरी नहीं होती।
तो ऐसे ही पहले भी बिहेवियरिज्म वगैरह आने के बाद भी फ्रॉइड के जो जितने भी व्यूज थे उनको बहुत ज्यादा स्ट्रांग माना जाता था। उसके बाद एक वॉटसन की स्टूडेंट थी, वॉटसन जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था लिटिल एल्बर्ट वाला, वॉटसन की एक स्टूडेंट थी और उनका नाम था मैरी कवर जोन्स। उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री वॉटसन के अंडर करी और उन्होंने यही वाला एक्सपेरिमेंट दोबारा करने की कोशिश करी, लिटिल एल्बर्ट वाला। अब लेकिन बच्चा तो ऑब्वियसली बड़ा हो गया होगा, तो इन्होंने दूसरा कोई और बच्चा लेकर एक्सपेरिमेंट करा और उसका नाम था पीटर। तो अब एक्सपेरिमेंट का नाम यहाँ पे चेंज हो गया था, लिटिल पीटर हो गया था। और उसको भी, उस बेबी को भी इन्होंने वाइट रैबिट से डरना सिखाया, मतलब फोबिया उसके अंदर भी क्रिएट किया कि वाइट रैबिट से कैसे उसको डरना सिखाया। लेकिन इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा भी किया इसमें, क्योंकि डरना तो पहले वॉटसन ने भी सिखाया था, तो इनके दोबारा एक्सपेरिमेंट रिपीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो इन्होंने क्या किया, उसको काउंटर कंडीशनिंग भी करके दिखाई। काउंटर कंडीशनिंग मतलब पहले कंडीशनिंग करी, उसको डरना सिखाया, उसके बाद काउंटर कंडीशनिंग करी और उसका डर निकाल दिया। तो उन्होंने ये कैसे किया, पीटर वॉज एक्सपोज टू द वाइट रैबिट फ्रॉम अ डिस्टेंस वाइल ईटिंग अ फूड दैट ही रियली लाइक्ड। उन्होंने उसको दिखाया पीटर को कि वाइट रैबिट जो है वो खाना खा रहा है जो उसको बहुत पसंद है। द प्लेजर ऑफ द फूड आउटवेड द फियर ऑफ द फार अवे रैबिट। तो वो जो खाना था ना, उस बेबी को बहुत पसंद था, जो उसको पसंद था वो चीज वो रैट खा रहा था। जैसे सपोज मान लेते हैं कि जो पीटर है उसको चॉकलेट बहुत पसंद थी, तो उन्होंने ये दिखाया जैसे उसको डर लगने लग गया रैट से, तो उसके बाद उन्होंने सोचा अब इसका डर निकाले कैसे। तो उन्होंने दोबारा से उसको रैट दिखाना शुरू किया और थोड़ा डिस्टेंस पे दिखाया ताकि वो रोए ना, और थोड़ा डिस्टेंस पे दिखाया कि रैट जो है वो चॉकलेट खा रहा है जो कि पीटर को बहुत पसंद है। तो जब वो चॉकलेट खाता हुआ उसे देखता था तो वो उसका ध्यान चॉकलेट पे ज्यादा रहता था, तो इससे धीरे धीरे उसका ध्यान रैबिट से हटने लग गया, मतलब उसका डर कम होने लग गया। अब क्या किया इन्होंने, रैबिट को थोड़ा पास इसके रखना शुरू किया, ब्रॉट क्लोजर ईच टाइम। पहले बहुत दूर था, फिर थोड़ा सा पास रखा, फिर थोड़ा और पास रखा, और ऐसे करते करते जब धीरे धीरे उसका डर निकल गया रैबिट से, क्योंकि उसका ध्यान उस टाइम उस पे रहता था जो रैबिट खा रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने मैरी कवर जोन्स ने काउंटर कंडीशनिंग करी, मतलब ये दिखाया कि डर लाया भी जा सकता है और डर जो है वो हटाया भी जा सकता है। इसलिए ये इनका लिटिल पीटर वाला एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा लिटिल एल्बर्ट वाले एक्सपेरिमेंट से थोड़ा सा और एडवांस हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बिहेवियरिज्म, अभी भी इसमें ये लिखा है कि बिहेवियरिज्म जो है अभी भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर आता है और उसमें पढ़ाया जाता है। तो अब आपका ये यहाँ पे समराइज इन्होंने किया हुआ है, समरी करी हुई है जितना अभी तक हमने पढ़ा, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं। जैसे कि पहली जो लैब है विलियम वुंड्स ने 1879 में लिप्जिग में सेटअप की थी। उसके बाद उनके स्टूडेंट्स जो थे एडवर्ड टिचनर थे, जिनका व्यू था स्ट्रक्चरलिज्म का। स्ट्रक्चरलिज्म मतलब अपनी जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के ऊपर फोकस करना, या इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड वो यूज करते थे फिजिकल सेंसेशंस को और थॉट्स को वो करने के लिए। देन फंक्शनलिज्म आया विलियम जेम्स का, जो माइंड के फंक्शन पे ज्यादा वो करते थे, बिलीव करते थे, और ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से बहुत इन्फ्लुएंस थे, नेचुरल सिलेक्शन वाली जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी। उसके बाद आया जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी मैक्स वर्दाइमर का, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें पूरी चीजों को एज अ होल देखना चाहिए, ना कि इन पार्ट्स। देन साइको एनालिसिस आया सिगमंड फ्रॉइड का, जहाँ पे उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड का रोल बताया। फिर उसके बाद आया बिहेवियरिज्म, जहाँ पे पैवलोव और वॉटसन दो इंपॉर्टेंट नाम है जिन्होंने साइंटिफिक इंक्वायरी करके बिहेवियर को स्टडी करा और कॉन्शियसनेस को इग्नोर करा। तो ये यहाँ पे समराइज हो गया हिस्ट्री पूरा। अब थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्योंकि हमने जो टॉपिक कल और आज किया है उसके ऊपर थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है ये वाला, इसको देखिए। इन द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
इन दी डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी बिहेवियर मीन्स, हमने साइकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें हमने बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस पढ़ा था कि साइकोलॉजी जो है वो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं और मेंटल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका जो है आंसर आपका क्या आएगा, बिहेवियर का क्या मतलब है? बिहेवियर का मतलब है, आंसर नंबर सी है इसका, आउटवर्ड और ओवर्ट एक्शंस, जो हम देख सकते हैं। ओवर्ट मतलब जो हम देख सकते हैं, दूसरों को दिखा सकते हैं, ऐसे एक्शंस। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर एडवर्ड डिजाइन्स अ स्पेशल बिहेवियर प्रोग्राम फॉर हेल्पिंग चिल्ड्रन। डॉक्टर एडवर्ड है कोई, उन्होंने ऐसा बिहेवियर प्रोग्राम डिजाइन किया है जो हेल्पिंग द चिल्ड्रन डायग्नोस विद ऑटिज्म, जो बच्चे जिनको ऑटिज्म एक प्रॉब्लम होती है, नर्वस डिसऑर्डर होता है, उन बच्चों को टू लर्न टू कम्युनिकेट विद अदर्स, उनको सिखाता है दूसरों से बात करना और कम्युनिकेट करना, क्योंकि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनको ना बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो दूसरों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, दूसरों की तरफ देख नहीं पाते। तो इन्होंने, डॉक्टर एडवर्ड ने एक ऐसा स्पेशल प्रोग्राम जो है वो बनाया है जिसमें वो बच्चों को लर्न और कम्युनिकेट करना सिखा रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, डॉक्टर एडवर्ड इज मोस्ट इंटरेस्टेड इन द गोल ऑफ। अब ये साइकोलॉजी के कौन से गोल में ज्यादा इंटरेस्टेड है? अगर वो ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया है डॉक्टर एडवर्ड ने, तो वो साइकोलॉजी के कौन से गोल में ज्यादा इंटरेस्टेड है? डिस्क्रिप्शन में इंटरेस्टेड है, एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्टेड है, प्रिडिक्शन में कि कंट्रोल में? तो यहाँ पे देखो, डिस्क्रिप्शन तो नहीं है क्योंकि वो कुछ डिस्क्राइब नहीं कर रहे, एक्सप्लेनेशन भी नहीं है क्योंकि थ्योरी कोई उन्होंने बिल्ड नहीं करी, प्रिडिक्शन नहीं है क्योंकि वो कुछ प्रूफ नहीं करना चाहते हैं, कंट्रोल है क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहते हैं, बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाता है डी पॉइंट। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड में चेरियान एट ऑल, मतलब यहाँ पे मतलब है कि इनके साथ और भी 2-3 साइंटिस्ट होंगे, तो इसलिए शॉर्ट में एट ऑल लिख देते हैं, जैसे 2-3 लोगों ने मिलकर अगर काम किया। तो टेस्ट द रीजन वाई देयर आर सो फ्यू वुमेन इन द कंप्यूटर साइंस फील्ड। उन्होंने ये टेस्ट किया कि इतने कम वुमेन क्यों है कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। तो दिस स्टडी मोस्ट क्लियरली इलस्ट्रेट द गोल ऑफ। अब ये जो स्टडी करी ये किस लिए करी, इसका गोल क्या था? इसका गोल डिस्क्रिप्शन था, एक्सप्लेनेशन था, प्रिडिक्शन था कि कंट्रोल था? तो ये हमने कल पढ़ा था इसके बारे में कि ये जो स्टडी करी थी इन्होंने, इसका जो गोल उनका बेसिकली था एक्सप्लेनेशन था कि क्यों ऐसा होता है कि वुमेन कंप्यूटर साइंस की उसमें नहीं आना चाहते, तो वो ये एक्सप्लेन करना चाहते थे। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता कि वो उनको उनका जो बिहेवियर है चेंज करना चाहते थे तो कंट्रोल आ जाता, क्योंकि वो बिहेवियर मॉडिफाई कर रहे हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्ली साइकोलॉजिस्ट वुड हैव बीन मोस्ट लाइकली टू एग्री विद द स्टेटमेंट। कौन से इसमें से साइकोलॉजिस्ट है जो स्टेटमेंट से एग्री करेंगे? स्टेटमेंट क्या है? द स्टडी ऑफ द माइंड शुड फोकस ऑन हाउ इट अलाउज टू अडेप्ट टू आवर सराउंडिंग्स। माइंड की स्टडी को किस पे फोकस करना चाहिए कि ये हमें अलाउ करता है अडेप्ट होने के लिए, अपने सराउंडिंग्स पे अडेप्ट होने के लिए हमें अलाउ करता है, मतलब सरवाइव करने के लिए अपने आप को अडेप्ट करें। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये इससे सबसे ज्यादा कौन एग्री करता है इस स्टेटमेंट पे? इस स्टेटमेंट पे सबसे ज्यादा एग्री करेंगे विलियम जेम्स, क्योंकि वो फंक्शनलिस्ट थे और वो ही इस फंक्शन ऑफ माइंड पे फोकस करते थे। और हाउ इट अलाउज टू अडेप्ट जो है एक फंक्शन ऑफ माइंड दिखा रहा है कि हमारा माइंड कैसे अलाउ करता है हमें सराउंडिंग्स में अडेप्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन 4 का आपका आंसर आता है बी पॉइंट, विलियम जेम्स। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, विच अर्ली पर्सपेक्टिव वुड हैव बीन लीस्ट लाइकली टू एग्री विद स्ट्रक्चरिस्ट। इसमें से कौन सा ऐसा पर्सपेक्टिव है जो स्ट्रक्चरिस्ट से लीस्ट लाइकली एग्री है, मतलब बिल्कुल ही उनके अगेंस्ट है, लीस्ट लाइकली स्ट्रक्चरिस्ट अप्रोच के एकदम अगेंस्ट है। तो इसमें से कौन सा ऐसा पर्सपेक्टिव है जो बिल्कुल अगेंस्ट है? तो इसमें आएगा आपका जेस्टॉल्ट, जो बिल्कुल ही स्ट्रक्चरिस्ट व्यू पॉइंट के एकदम अगेंस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की वुमेन प्रेसिडेंट फर्स्ट कौन थी? तो ऊपर हमने कई सारे नाम पढ़े थे,
हो सकता है हमने ये डिस्कस ना किया हो, तो आपको मैं एक बार आंसर बता देती हूँ। मैरी वाइटन कैल्किंस जो थी वो अमेरिकन एसोसिएशन, साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, शॉर्ट में इसको एपीए बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको आगे हमेशा याद रखना है। एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये भूलना मत नाम, आगे भी आएगा ये। तो इनकी जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी वो थी मैरी वाइटन कैल्किंस। और जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वो है, हु अमंग द अर्ली अफ्रीकन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट इवेंचुअली बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ 2 यूनिवर्सिटीज। तो कौन ऐसा अफ्रीकन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था जो 2 यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने थे? तो इसका आंसर आता है डॉक्टर रॉबर्ट प्रेंटिस डैनियल। जहाँ पे बहुत सारे नामों की लिस्ट दी हुई थी, वहां पे इनका भी एक नाम था। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, रॉबर्ट प्रेंटिस डैनियल। तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स, अब क्विज खत्म होता है। और इसके आगे जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और टॉपिक आपका ये आएगा, साइकोलॉजी मॉडर्न पर्सपेक्टिव। तो अभी तक जितना भी पढ़ा उसको आप एक बार दोबारा से ढंग से देख लेना, रिवाइज कर लेना। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स।